हम लोग एथिक्स के पेपर, नीति शास्त्र के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस 2022 का पेपर। देखिए, मैं आपको हमेशा क्लास में बताता आया हूँ कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एथिक्स का पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम इसकी तैयारी कम समय में कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छे मार्क्स आते ही हैं इसमें, अगर आप ठीक से थोड़ा ध्यान दें, इसकी रिक्वायरमेंट को समझें तो। और फाइनल सिलेक्शन में तो इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ही, साथ में ऐसे और इंटरव्यू में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने एक संक्षिप्त जो है शॉर्ट जानकारी एथिक्स के पेपर के बारे में जानी। लेकिन अब हम लोग जो है इस बार का जो पेपर हुआ है, जो कि एथिक्स और नीति शास्त्र का पेपर है यूपीएससी मेंस 2022 का, इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को हम समझेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि उसका एक सही आंसर, एक अच्छा आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन को डिकोड करने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, या आने वाले एथिक्स के पेपर में आप कैसे आंसर लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, साथ में इंग्लिश को भी हम देखेंगे और हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान दें। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकॉन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक। मतलब बुद्धिमानी ये कहती है कि किस चीज को ध्यान दिया जाए, किस चीज को आपको क्या करना है, किस चीज को आपको जो है ध्यान देना है, किस चीज को प्रायोरिटी देना है, किस चीज को वरीयता देना है और किस चीज को आपको ओवरलुक करना है। पहली बात तो ये बता। तो हम भी इंट्रोडक्शन अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपने आंसर का, अपने उत्तर लेखन का। उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो के फिलोसफर किंग से। आप बताएंगे कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या एक विवेकशील व्यक्ति होता है, चाहे वो सिविल सेवक हो या कोई कह सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन वह बुद्धिमान हो, तो वह जो है हमेशा जीवन में या प्रशासन में ये जरूर ध्यान रखता है, अगर वो सिविल सेवक है, कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किस चीज को जो है हमें ओवरलुक करना है। आप इसको उदाहरण के साथ समझाएंगे। उदाहरण क्या देंगे आप, एग्जाम्पल क्या देंगे कि एक सिविल सर्वेंट्स को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोविड-19 का एग्जाम्पल आप दे दो कि कोविड-19 के समय क्या हमें प्रायोरिटी देनी है, किन किन चीजों को वरीयता देनी है, क्या क्या चीजें ओवरलुक करनी है। हम किसी डिजास्टर के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो कि प्लेटो ने भी बताया है। प्लेटो ने भी फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा, उसी को बनाया है जिसके पास विजडम हो। तो इस प्रकार से कुछ आपका इंट्रोडक्शन होगा। आगे बात करते हैं। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एन ऑफिसर बीइंग एनग्रोस्ड विद द periphery, ignoring the core issues before him। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में जो सिविल सेवक होते हैं, वो अपने सामने की जो उनके सामने कोर इश्यूज होते हैं, राइट, कोर इश्यूज होते हैं। अब उनके सामने कोर इश्यूज क्या होते हैं? कोर इश्यूज का मतलब हो गया कि जैसे कोर इश्यूज अभी क्या है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की समस्या भारत में है, ये कोर इश्यू है भारत का। दूसरा आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस समय जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे अर्बन फ्लड आ रहा है, राइट, सिटीज में, ये क्या है? कोर इशू है। इसको अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी। परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी का मतलब क्या हो? परिधि में लीन रहने का अधिकारी का मतलब हो गया कि पेरीफेरी, देखिए, राइट, बीइंग एनग्रोस्ड विद द पेरीफेरी। परिधि में रहने वाले अधिकारी का मतलब ये होता है जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आपको
काम करना नियम के हिसाब से बताया गया है, आप सिर्फ उसी हिसाब से काम करते हैं, एक मशीन की तरह काम करते हैं कि मशीन में जो फीड कर दिया जाता है बस आप वैसा ही काम करते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप एक मशीन बन के काम करना चाहते हैं, आप एक नियम कानून के हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो ये यही बताना चाह रहा है कि अगर आप पेरीफेरी में रह के, मतलब उन्हीं कानूनों के तहत, उन्हीं नियम के तहत, उन्हीं रूल्स के तहत अगर आप काम कर रहे हैं तो पेरीफेरी में आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये डिस्कस कीजिए, आप उनको बताइए कि हाँ बिल्कुल सही है कि अगर हम परिधि में रह के काम करेंगे तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ लीक से हटके राइट काम करना होगा सिविल सर्वेंट्स को, तभी जो है हम प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स जिस तरीके से काम करेंगे, अगर वो पेरीफेरी में काम करेंगे तो पेरीफेरी में काम अगर हम करेंगे तो सुशासन के लक्ष्य और जो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है उससे हम काफी दूर होंगे, उनके लक्ष्यों से हम काफी दूर होंगे। हम एक्चुअली में जो स्पिरिट ऑफ रूल्स होते हैं राइट, रूल जिसके लिए बनाए गए हैं वो नहीं, कानून जो है या जो नियम है, स्पिरिट ऑफ रूल क्या है, मतलब क्यों बनाया गया है, वो रूल किस लिए अचीव करना चाहता है, क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। अगर हम इस चीज को समझ गए और परिधि में रह के तो काम हमको करना है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें जो है सिविल सर्वेंट्स के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स भी होती है, विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, उसके तहत अगर वो कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा राइट, तो पब्लिक इंटरेस्ट को, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए पेरीफेरी से हट के थोड़ा सा काम करेगा राइट, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सर्विस डिलीवरी ही नहीं कर पाएगा, साथ में इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हो पाएगी राइट, हम सुशासन को प्राप्त कर पाएंगे। हम सुशासन का मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस, अगर गुड गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे तो वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जिस शासन में ट्रांसपेरेंसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अकाउंटेबल हों, जिम्मेदार हों, रिस्पॉन्सिबल हों राइट, लीक से हटके काम करना जानते हों, क्रिएटिव हों, तो हम जो है अगर हम लीक से हटके काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव क्वालिटी ओरिएंटेड सर्विसेज दे पाएंगे, एक टाइम के साथ दे पाएंगे, एक क्वालिटी कह सकते हैं दे पाएंगे उनको, और हम गुड गवर्नेंस का जो लक्ष्य होता है, गुड गवर्नेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम निश्चित रूप से उनको भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को आपको समझाया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हमें किस प्रकार से इसका आंसर लिखना चाहिए था। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। कुछ इसी प्रकार से जो है इसके आंसर को आप 150 वर्ड्स में आप लिख सकते थे। तो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगले क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।